नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित इटर्नल एजुकेशन पर आपका स्वागत करता हूं। कल की तरह फिर से हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट की रिवीजन सीरीज लेकर आ गए हैं। कल हमारे दो सब्जेक्ट थे, पॉलिटी और राष्ट्रीय आंदोलन। आज हमने हिंदी को भी शामिल किया है आपके एग्ज़ाम को देखते हुए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। ये हमारे सिलेबस हैं पॉलिटी के और ये सिलेबस है राष्ट्रीय आंदोलन का, और आज हमने हिंदी को भी शामिल किया है तो उसका भी हमने सिलेबस डाल दिया है। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। किस घटना को मौलिक कारण मानकर स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई थी? ऑप्शन है जलियांवाला बाग, चौरी चौरा, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह। तो आंदोलन की शुरुआत क्या हुई थी? सबसे पहले इनके हमको डिटेल से डेट मालूम होनी चाहिए। तो डेट हमारे क्या है इसमें, इसको हम देखते हैं। डेट हमारे क्या हैं? हमारे डेट हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, चौरी चौरा 4 फरवरी 1922, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920, नमक सत्याग्रह 5 अप्रैल 1930। ये हमारे ये डेट है। पहले आपको डेट मालूम होना चाहिए, क्योंकि डेट से आपके क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व हो जाते हैं। तो चलिए, ये इसकी शुरुआत, जैसे इसमें हम अगर बोलते हैं कि ये 5 अप्रैल ये समाप्ति का है, तो ये शुरुआत हुआ था 12 मार्च 1930। अब इसमें देखते हैं कि ये कौन सा कारण बना था। जो इसका सही जवाब है, पहले ये जानिए, सही जवाब इसका जो है वो है जलियांवाला बाग कांड। ये किस संबंध में हुआ था? ये जलियांवाला बाग कांड हुआ था कि दो गिरफ्तारी हो गई थी, डॉक्टर सतपाल की डॉक्टर सतपाल की डॉक्टर सत्यपाल की और एक किचलू थे, किचलू। इनकी गिरफ्तारी के संबंध में ये लोग शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे, पर वहाँ के जो जनरल डायर थे, उन्होंने इस भीड़, जो बुजुर्ग थे, बच्चे थे, महिलाएं थे, उन पे अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। तो उनमें बहुत से ज़्यादा लोग मारे गए थे। सरकारी आंकड़ा लगभग 400 बताता है, पर ये लगभग 1500 लोग मारे गए थे। उसी के बाद से ये इस खबर की चर्चा पूरे देश भर में हुई, जिससे एक साथ जनमत संग्रह, एक तरीके से जन आंदोलन बन गया, और वही शुरुआत हुआ हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का। तो जिसका जो सही जवाब है जलियांवाला बाग कांड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक वर्षों में किस आंदोलन ने भारतीयों को एकजुट किया? स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की शुरुआत हुई। ठीक है, ऑप्शन है गांधी जी का सत्याग्रह, स्वदेशी आंदोलन, विद्रोह और आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। तो जो सबसे पहली शुरुआत, वो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन और ऑप्शन से वेरिएंट होता है। आप अक्सर ऑप्शन पे भी फोकस करा करिए, तब क्वेश्चन को देखिए और ऑप्शन को देखिए, क्योंकि एक प्रश्न के कई जवाब हो सकते हैं। तो जैसे इसके पहले जलियांवाला बाग कांड, वो सबको देश भर को एकजुट करने का काम किया था, पर उसके पहले ही स्वदेशी आंदोलन आ चुका था। बंगाल का जब विभाजन हुआ था, तो उसके बाद से ही भारतीयों द्वारा विदेशी जो विदेशी सामान थे, उनको मना किया गया कि हम विदेशी सामानों को यूज़ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? स्वदेशी सामानों को क्या करेंगे? हम स्वदेशी, अपने देश में बनी हुई चीज़ों को हम यूज़ करेंगे। और विदेशी को सब चीज़, चाहे वो किसी पद का हो आदमी, या चाहे किसी वस्तु विषय का बात हो, तो हम स्वदेशी चीज़ को अपनाने के लिए, तो ये भी एक शुरुआत थी जो जनता को एकजुट की थी भारत के लिए। तो इसका जो सही जवाब है वो स्वदेशी आंदोलन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1940, 1942, 1943, 1945। तो इसमें देखिए तीन तीन ऑप्शन हैं। इसके अगर तीन ऑप्शन अगर आपको एग्ज़ाम में आए इससे जुड़े हुए, तो आप इनको कंफर्म किए रहिएगा। 1941 में घटना है, 1942 की भी एक घटना है, और 1943 की घटना है। 1941 में विचार आया था, और इसमें कैप्टन मोहन सिंह जो थे वो विचार किए थे। पर स्थापना अगर पूछी जाए, तो स्थापना हुआ था कब? 1942 में। और किसके द्वारा किया गया था? रास बिहारी बोस रास बिहारी बोस द्वारा।
1943 में नेताजी उस समय जुड़ चुके थे। नेताजी जब जुड़े थे तो 1943 में उनको कमान सौंपी गई थी। कहाँ? सिंगापुर में। कहाँ? सिंगापुर में उनको कमान सौंपी गई थी 1943 में। तो नेताजी से जुड़ा अगर मुद्दा रहे कि नेताजी कब शामिल हुए थे, कब जुड़े थे आज़ाद हिंद फौज से, तो 1943 में। बाकी स्थापना किसने किया था? 1942 में रास बिहारी बोस द्वारा। तो इसका जो क्वेश्चन का सही जवाब है वो है 1942 स्थापना हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ गए। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है हमारे 1940, 1941, 1942 या 1943। आप इसका सही जवाब दें। आप सभी को मालूम होगा, आप सभी को मालूम होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। जो इसका सही जवाब है वो है 1942। 1942 में कब, किस डेट पे? 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। कहाँ? मुंबई में। मुंबई में कहाँ? ग्वालियर टंग मैदान में। तो वहाँ गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, एम के गांधी जी ने अध्यक्षता की थी और उन्होंने एक नारा दिया था। वो बहुत फेमस नारा है। उन्होंने क्या नारा दिया था? करो या मरो, करो या मरो। उन्होंने क्या नारा दिया था? करो या मरो। इसी को हम अगस्त में हुआ था तो इसको हम एक और नाम से जानते हैं। इसका एक और अन्य नाम है अगस्त क्रांति। क्या नाम है इसका? अगस्त क्रांति। एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन भी आता है कि अगस्त क्रांति से कौन सा आंदोलन फेमस है। तो अगस्त क्रांति से कौन सा फेमस है? भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही जवाब 1942 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है पांचवा, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत में संघ प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी? ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, 1947, 1861, 1909। जो इसका सही जवाब है, सही जवाब क्या है आप बताएं? इसका इसका जो सही जवाब है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 है। 1935 में इसकी शुरुआत की गई थी। पर इसके पहले 1919 में क्या हुआ था कि प्रांतों में इसकी शुरुआत की गई थी। ये संघ में हुआ है, संघ और प्रांतीय के लिए हुआ है। पर 1919 में प्रांतों में इसकी शुरुआत की गई थी और 1935 में ही इसको ख़त्म कर दिया गया था प्रांतों में। पर संघ और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत 1935 में की गई थी। तो आपको अगर ये क्वेश्चन पूछे कि प्रांतों में द्वैत शासन या इस तरीके की व्यवस्था कब शुरू की गई थी, तो 1919 में प्रांतों में शुरू की गई थी। पर 1935 जब आया था तो प्रांतों में ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन संघ और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत 1935 में की गई थी संघ में। ये था प्रांत मतलब राज्य समझ लीजिए, और संघ जो हमारी केंद्र सरकार है। तो संघ में कब शुरुआत किया गया था? 1935 में। इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनोबल में संधि है। इसका आप जवाब बताएं। मनोबल में संधि है वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि या अण संधि? इसका सही जवाब बताएं। इसका सही जो जवाब है मनोबल। पहले इसको देखिए, मनोबल, मनोबल। इसका संधि विच्छेद जब करेंगे तो संधि विच्छेद होगा कैसे? मनः बल, मतलब मन का बल। तो ये विसर्ग है। ये क्या है? विसर्ग। इसीलिए ये आएगा किसमें? इसमें ऑप्शन है ही नहीं, तो इसको हम कह देंगे, ये है एक ऑप्शन यहाँ बना देते हैं, ये विसर्ग संधि है। क्या है? विसर्ग संधि। ये क्या है? विसर्ग संधि। ऑप्शन इसमें सही नहीं दिया था, इसलिए ये विसर्ग संधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुधाकर। सुधाकर का पर्यायवाची शब्द क्या है? सुधाकर का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसके ऑप्शन है नीर, चंद्रमा, बादल, अरविंद। इसका जो सही जवाब है, क्या है सही जवाब? सही जवाब है सुधाकर का चंद्रमा।
पर्यायवाची शब्द इसके और होते हैं चंद्रमा का, इसको मयंक बोलते हैं, इंदु बोलते हैं, सुधांशु भी बोलते हैं। इसी तरीके से बहुत होते हैं, मतलब आप 3-4 हर शब्द के 3-4 जानते रहे। जैसे नीर का अम्ब बोलते हैं, पानी, तोय, सलील, बादल को मेघ, आवरण, आवा, अरविंद को कमल, राजीव, अंबुज। तो ये सब शब्द हैं। तो आप लगभग 4 ऑप्शन से ही लगभग आप 10 पर्यायवाची सीख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है हमारा 9वां क्वेश्चन है, कमरा शब्द का लिंग क्या है? ऑप्शन है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, दोनों या उभयलिंग। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है पुल्लिंग। आप लिंग का निर्धारण इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जैसे एक होता है अकारांत, उकारांत, इकारांत। तो जैसे अगर अकारांत आए, क्या आए? अकारांत, तो इसमें ज़्यादा संभावना होती है क्या? पुल्लिंग होने की। क्या? पुल्लिंग होने की। और अगर इकारांत से आए, मतलब इकारांत ई से अंत जिसका हो, इकारांत से अगर आए तो उसकी ज़्यादा संभावना क्या होती है? स्त्रीलिंग होने की। क्या? स्त्रीलिंग होने की। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है पुल्लिंग। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां है, अंधेर नगरी चौपट राजा का अर्थ क्या होता है? तो ये मुहावरे लोकोक्तियों से प्रश्न है। अंधेर नगरी चौपट राजा, ये आप खूब इसकी लोकोक्तियाँ सुनते होंगे, लोग एक दूसरे को बोलते हैं। ऑप्शन है अंधेरे में बाजार, ऑप्शन क्या है? अंधेरे में बाजार, नगर में चौपटी स्थिति, अनाधिकारी राजा या अज्ञानी राजा। तो अंधेर नगरी चौपट राजा का जो सही जवाब होगा अज्ञानी राजा, मतलब मूर्ख राजा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब ये है साहित्य से है, रचना से है। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना कौन सी है? ऑप्शन है कौन से? नीरजा, यह कहाँ आ गए हम, रानी या सन्यासी। तो इसका जो सही जवाब है, सही जवाब क्या है? नीरजा। सही जवाब क्या है? नीरजा। महादेवी वर्मा की बहुत सी अन्य भी हैं जो बहुत फेमस हैं। जैसे कौन कौन सी? महादेवी वर्मा की कौन सी फेमस हैं? रश्मि, और कौन सी है? नीरजा तो हो ही गया, यामा, दीपशिखा। दीपशिखा। यामा को 1982 में 18वां क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या मिला था यामा को? ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? ऑप्शन है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, आत्मजीवनी, मेरी आत्मकथा या गांधी जी की आत्मकथा। इसका सही जवाब बताएं। इसका जो सही जवाब है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये किस भाषा में लिखी गई थी? गुजराती भाषा में। किस भाषा में लिखी गई थी? गुजराती भाषा में। महात्मा गांधी ने लगभग 10 किताबें लिखी थी, पर एक ये फेमस थी क्योंकि ये आत्मकथा ही है, और एक थी हिंद स्वराज। ये कौन सी थी? हिंद स्वराज। ये भी किस में लिखी गई थी? ये भी गुजराती में लिखी गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 13वां, ऋजु का विलोम क्या है? ऑप्शन है सीधा, सरल, त्रिकोण, वक्र। इसका सही जवाब बताएं। इसका सही जवाब क्या है? पहले तो आप जाने ऋजु का मतलब क्या होता है। ऋजु का जो मतलब होता है वो होता है क्या? सीधा, मतलब तो ये वाला सीधा, ऐसा नहीं कि वो आदमी सीधा है तो आचरण का नहीं, सीधा सीधी लाइन का। तो इसमें जो इसके विलोम देखने तो सीधा दिया गया तो ये होगा ही नहीं।
सरल होगा ही नहीं। त्रिकोण, अब इसका विलोम आप इस त्रिकोण तो कर नहीं सकते। वक्र, वक्र मतलब अगर सीधा है तो ये है वक्र, तो इसका जो सही जवाब है वक्र। ऋजु का विलोम क्या है? वक्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इंद्रियों को जीत लिया जिसने, वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। इंद्रियों को जीत लिया जिसने, वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन है इंद्रजीत, इंद्र, जितेंद्रिय, इंद्रपति। तो इसका जो सही जवाब क्या है? सही जवाब है जितेंद्रिय। इंद्रियों को जीतने वाले को क्या बोलते हैं? जितेंद्रिय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चला। क्वेश्चन क्या है? 15वां है हमारा अनिल। अनिल अनल शब्द का सही अर्थ बताएं। अनिल अनल शब्द का जो इसमें जोड़ा होगा उसका सही आपको बताना है। इसमें इसी शब्द का कौन सा जोड़ा जो सही होगा? ऑप्शन क्या क्या है? आग हवा, हवा आग, हवा जंगल, या जंगल आग। तो पहले इसका आप अर्थ जानिए। अनिल को क्या बोलते हैं? हवा। क्या बोलते हैं? हवा। और अनल को क्या बोलते हैं? आग। तो ये जो जिस जोड़ा जिसमें होगा वही सही होगा। तो हवा और आग, तो हवा किस में है? बी वाले में। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? ऑप्शन है 395, 395, 396, 397, 398। तो जो इसका सही जवाब है, सही जवाब क्या है इसमें? 395। सही जवाब क्या है? 395। हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395 आर्टिकल हैं। चलिए सही। अगला क्वेश्चन 17वां क्या क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रपति की निर्वाचन के लिए उम्र की योग्यता क्या है? भारत में राष्ट्रपति की निर्वाचन के लिए उम्र की योग्यता क्या है? ऑप्शन है 21 साल, 35 साल, 25 साल, या 30 साल। इसका सही जवाब आप बताएं। इसका सही जवाब लगभग सबको मालूम होगा। सही जवाब है इसका 35 वर्ष, 35 साल। अच्छा, राष्ट्रपति के बारे में ये देखें। राष्ट्रपति का कितने आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति एक भारत का एक राष्ट्रपति हुआ, इसके बारे में बोला गया है। निर्वाचन किस में होता है? निर्वाचन किस में होता है? किस आर्टिकल में निर्वाचन होता है? 55 में। और योग्यता किस में देखी गई है? योग्यता के लिए कौन सा आर्टिकल होता है? आर्टिकल नंबर 58। उसमें ये तो आर्टिकल 58 में जो बोला गया है उसमें क्या बोला गया है कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। 35 वर्ष की आयु उसकी हो गई हो, भारत का नागरिक होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, और किसी लाभ के पद पे ना हो, प्रॉफिटेबल। अगले क्वेश्चन पे। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्चता किसमें निहित है? भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्चता किसमें निहित है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, या संसद। तो इसमें सर्वोच्चता, इसमें इस क्वेश्चन में सर्वोच्चता के लिए पूछ रहा है, तो कौन सबसे सर्वोच्च है? लोकसभा सर्वोच्च है, राज्यसभा सर्वोच्च है, कि राष्ट्रपति सर्वोच्च है, संसद सर्वोच्च है? तो जो इसका सही जवाब है वो क्या है? संसद। क्या है इसका सही जवाब? क्या है? संसद। संसद हमारी सर्वोच्च है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत उल्लेखित है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। तो किस अनुच्छेद में है वर्णित? 19। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 15 में। इसमें जाति, लिंग और जगह स्थान के आधार पे कोई भी भेद नहीं करेगा, इसीलिए न जाति का, न स्थान का, न लिंग का, न धर्म का, मतलब इसीलिए धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स कहाँ मिलते हैं? भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन है भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5 में। तो इसका जो सही जवाब है, सही जवाब क्या है? फंडामेंटल राइट्स कहाँ मिलते हैं? भाग 3 में। कहाँ मिलते हैं? भाग 3 में। कहाँ से? 12 से लेके आर्टिकल 12 से 35 तक में। अच्छा, भाग 2 में फिर क्या है? भाग 2 में हमारी नागरिकता है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। और भाग 5 में क्या है? संघ है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल फिर से इसी सीरीज के साथ। और जो भी सुझाव हो आप हमको सुझाव दीजिए, क्वेश्चन का लेवल और बढ़ाया जाए या किसी लेवल का रखा जाए, वो भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम क्वेश्चन के मॉडल को और अपडेट कर दें, ये समझ पाएँ कि आप कहाँ तक की चीज़ों को समझ पा रहे हैं। बाकी हमारे चैनल पर आप विजिट करें, पेट से संबंधित सभी जानकारियाँ, सभी फैक्ट और सभी मटेरियल उपलब्ध हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसी तरीके से हमारी वीडियो के साथ रिवीजन सीरीज में हमारे साथ बने रहें। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।